नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 2 देखेंगे दोस्तों आज। और मॉक टेस्ट फर्स्ट हमने देखा है दोस्तों। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि पर जो है दोस्तों आज मॉक टेस्ट 2 रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपने जो है आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है। पहला है मूल्यों का व्याख्यान, दूसरा है मूल्यों पर संगोष्ठियाँ, तीसरा है मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति, या फिर डी शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा। तो देखिए मूल्य आधारित शिक्षा मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है। जिसने डिटेल वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने का यहाँ पर दोस्तों सर्वोत्तम तरीका पूछा है। ठीक है। यानी कि मूल्यों पर व्याख्यान से जो है प्रदान किया जा सकता है, लेकिन सर्वोत्तम आपको पूछा है। ठीक है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। ठीक है। सी वाला आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आइडियल प्रेजेंटेशन से जो है ये जो है आइडियल प्रेजेंटेशन जो है ये एक जो है दोस्तों सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है। मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने का। ठीक है। सी आपका राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रभावी संप्रेषण में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, नहीं जरूर याद रखें। तो प्रभावी संप्रेषण, मैंने आपको संप्रेषण के बारे में आपको बता रखा है कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है। संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं एवं विचारों का जो है आदान प्रदान करना। ठीक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश को दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो दोस्तों प्रभावी संप्रेषण में जो है किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है आपका उचित संकेतों द्वारा, सामग्री में दक्षता, आकर्षण व्यक्तित्व की, या फिर भाषण पैटर्न बदलने की। तो क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा दोस्तों संप्रेषण में किसकी आवश्यकता नहीं है? आकर्षक व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सी वाला आपका राइट रहेगा। बात करें दोस्तों संप्रेषण की, तो संप्रेषण के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों संप्रेषण का जो मतलब होता है वो होता है सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है। और जो आपका कम्युनिकेशन है यानी कि संप्रेषण है, कम्युनिकेशन दोस्तों लैटिन भाषा की कम्युनिस्ट शब्द से बना है, मैंने आपको बताया था। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। और संप्रेषण से दोस्तों शिक्षा का प्रसार होता है, आप सभी जानते हैं। तो सी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। यानी कि छात्रों के शब्द भंडार में हम किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि एक शिक्षक जो है किस प्रकार वृद्धि कर सकता है छात्र के शब्द भंडार में। तो ऑप्शन है आपके छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, यानी कि बच्चा खुद पढ़े। दूसरा शब्दकोश का प्रयोग। तीसरा शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, या फिर सभी। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों उक्त सभी। ठीक है। अगर हमने बच्चे के शब्द भंडार को बढ़ाना है, वृद्धि करनी है, तो हमें छात्रों को क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय की प्रवृत्ति के लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। ठीक है। और शब्दकोश का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ जो है शिक्षक जो है नए अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करेगा। ठीक है। तो ये आपका डी जो है राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए एपिडाइस्कोप का काम क्या है? ठीक है। एपिडाइस्कोप काम में आता है, किस काम में आता है एपिडाइस्कोप? ठीक है। ऑप्शन है आपके चित्रों को समान आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु, या फिर चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु एपिडाइस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि जो चित्र छोटे हैं उनको बड़े आकार में दिखाने के लिए एपिडाइस्कोप का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एपिडाइस्कोप जो है आपका ये दृश्य सामग्री है। ठीक है। दृश्य सामग्री है, याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया था दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रक्षेपी सामग्री जो होती है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है। प्रक्षेपी सामग्री। तो प्रक्षेपी सामग्री मैंने आपको प्रक्षेपी बताया था, मैंने आपको क्या होता है प्रक्षेपी। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका
प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आता है। इससे क्या होता है, चित्रों को बड़े आकार में दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिन चित्रों का आकार छोटा होता है उनको बड़े आकार में इससे दिखाया जाता है। ठीक है, एपिडाइस्कोप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, प्राथमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कि 1 to 5 हो रही है बात। ठीक है, 1 से 5 तक की कक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जो है नाटक शिक्षण जो है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होगी इनमें से, वो बताना है। पहला है देखिए व्याख्या प्रणाली, दूसरा रंगमंच प्रणाली, तीसरा आदर्श नाटक प्रणाली, या फिर चौथा कक्षा अभिनय प्रणाली। तो क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? 5 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कक्षा अभिनय प्रणाली। ठीक है, डी आपका राइट होगा। बात करें दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं, आप सभी जानते हैं छोटे बच्चे होते हैं, तो वो व्याख्या प्रणाली जो है ये उपयुक्त नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद रंगमंच प्रणाली जो है ये भी उपयुक्त नहीं रहेगी छोटे बच्चों के लिए। आदर्श नाटक जो प्रणाली है ये भी नहीं रहेगी। तो आपका राइट आंसर रहेगा कक्षा अभिनय प्रणाली जो है आपका राइट रहेगा, यानी कि डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, विद्यालयों में बढ़ते हुए बस्ते के भार के विरोध में रिपोर्ट प्रस्तुत की किसने की, किस आयोग ने की, ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्यालयों में बढ़ते हुए बस्ते के भार के विरोध में रिपोर्ट प्रस्तुत किस आयोग ने की थी। ठीक है, या किस समिति ने की थी। तो ऑप्शन है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, यशपाल कमेटी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 6 का राइट आंसर रहेगा यशपाल कमेटी। ठीक है, मैंने यशपाल कमेटी के बारे में आपको बताया था। यशपाल कमेटी जो है दोस्तों, यशपाल समिति जो है, ये दोस्तों स्कूली छात्रों पर जो है पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए बनाई गई एक क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी। और इसका गठन कब हुआ था, मैंने आपको ये बताया था, गठन हुआ था 1992 में। यानी कि यशपाल कमेटी का गठन अगर आपको पूछा जाता है तो 1992 में जो है इसका गठन हुआ है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाता है, तो अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल जो है अध्यक्ष थे यशपाल कमेटी के। और यशपाल कमेटी ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब सौंपी, तो ये सौंपी दोस्तों 1993 में। ठीक है, तो 1993 में दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट का नाम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1993 में यशपाल कमेटी ने। ठीक है, याद रखेंगे। यशपाल कमेटी की बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया कि स्कूली छात्रों पर जो है पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए बनाई गई एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति थी। और साथ ही साथ दोस्तों इस यशपाल समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, बात करें यशपाल समिति की सिफारिशों की, तो पहला जो है दोस्तों, बच्चों को स्कूल में ही किताबें रखने के लिए लॉकर जो है, यानी कि लॉकर उनको दिए जाएं या लॉकर उनको अलॉट किए जाएं। दूसरा, होमवर्क और क्लास वर्क के लिए जो है अलग टाइम टेबल बनाया जाना चाहिए। ये यशपाल समिति की कुछ सिफारिशें थी। और साथ ही साथ दोस्तों बच्चों को किताबों के ढेर को जो है स्कूलों तक ले जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ इसकी सिफारिशें थी। ठीक है, जिसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। तो यशपाल कमेटी से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। गठन हुआ 1992 में और अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। और साथ ही साथ दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? 1993 में सौंपी। ठीक है, और रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। 7 है दोस्तों, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको डिटेल में जो है अच्छे से बता रखा है। गुणात्मक मूल्यांकन, मात्रात्मक मूल्यांकन, सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, तो देखिए मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है ये बताना है आपको। ऑप्शन है कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी, या फिर मुदालियर आयोग। क्या रहेगा राइट आंसर इसका 7 का? चलिए आंसर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपने बताना है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन आज के सेशन से सही किए। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर रहेगा, ये कथन है एनसीईआरटी का। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई मैंने आपको बताया था कल एनसीईआरटी के बारे में।
और एनसीईआरटी का जो स्थापना हुई दोस्तों इसकी जो 1961 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय बताया था मैंने आपको, मुख्यालय कहाँ है, एनसीईआरटी का नई दिल्ली में मुख्यालय है एनसीईआरटी का, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है, जैसे आपका मुदालियर आयोग हो गया, मैंने मुदालियर आयोग के भी बारे में बताया आपको। कब आया मुदालियर आयोग, 1952 में आया, ठीक है। और साथ ही साथ कोठारी आयोग की बात करें तो कोठारी आयोग कब आया, कोठारी आयोग आया 1964 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको, केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा, मूल्यांकन कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, या मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है, या इनमें से नहीं। तो 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, ठीक है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है मूल्यांकन। मैंने आपको मूल्यांकन के बारे में अच्छे से बता रखा है। मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन दोस्तों किसी चीज़ का आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। और मैंने आपको बताया था, मूल्यांकन के प्रकार बताए थे मैंने आपको, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया था। तो आपने याद रखनी वो चीज़ें। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन है, तो याद रखेंगे इसको। जो गुणात्मक मूल्यांकन होता है दोस्तों, यह एक शोध पद्धति होती है, ठीक है। और साथ ही साथ गुणात्मक मूल्यांकन में दोस्तों गुणात्मक मूल्यांकन में अनुभव, निर्णय, ठीक है, अनुभव, निर्णय और बुद्धि आधारित मूल्यांकन किया जाता है। और मात्रात्मक मूल्यांकन में सांख्यिकी और गणितीय सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया आपको, आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से इसका डिटेल वीडियो देख लें, ठीक है। तो सी इसका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। मैंने आपको बताया था शिक्षक केंद्रित विधियां और बाल केंद्रित विधियां मैंने आपको अच्छे से बताई हैं। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित विधि है। ऑप्शन है आपका व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ऐतिहासिक विधि, योजना विधि। तो क्या रहेगा दोस्तों राइट आंसर, तो बाल केंद्रित विधि कौन सी है, तो राइट आंसर रहेगा 9 का दोस्तों डी, यानी कि योजना विधि। तो योजना विधि कैसी विधि है, बाल केंद्रित विधि है। योजना विधि के साथ साथ आपने याद रखना है समस्या समाधान विधि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समस्या समाधान विधि, ठीक है, समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि भी कैसी है, बाल केंद्रित विधि है। खोज विधि आपने पढ़ा होगा, खोज विधि, तो खोज विधि भी कैसी विधि है, बाल केंद्रित है। और साथ ही साथ प्रयोगशाला विधि आपने पढ़ी होगी, प्रयोगशाला विधि भी कैसी विधि है, बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। इनको आप याद रखें। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपका व्याख्यान विधि हो गया, आपका ऐतिहासिक विधि हो गया और प्रदर्शन विधि होगी। ये तीनों विधियां कैसी हैं, ये हैं शिक्षक केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित, याद रखेंगे इसको। तो ये आपकी बाल केंद्रित, और व्याख्यान विधि, ऐतिहासिक विधि और प्रदर्शन विधि ये शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। इन दोनों को आप याद रखेंगे दोस्तों। और खोज विधि के बारे में मैंने आपको बताया भी है पहले, खोज विधि किसने दी है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का जो है विकास किया गया, किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, ये बताना है। ऑप्शन आपका देखिए, गिलबर्ट, रॉबर्ट गेने, मैकनेर, या फिर स्टूलरो और डेविस। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 10 का राइट आंसर रहेगा स्टूलरो और डेविस के द्वारा 1965 में दोस्तों इसका विकास किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया। ऑप्शन देखिए, 18 अक्टूबर 2002, 30 अगस्त 2002, 15 अगस्त 2002, या फिर 18 अक्टूबर 2000। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका 11 का, तो 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 18 अक्टूबर 2000 को दोस्तों सूचना तकनीकी कानून लागू हुआ भारत में,
ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, समानता के लिए शिक्षा की बात जो है कहाँ कही गई है? मुतालिया आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ध्यान रखना है, समानता के लिए शिक्षा की बात कही गई है, तो ये कही गई है दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है, एनईपी 1986 के बारे में। दोस्तों याद रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, इसको दोस्तों राजीव गांधी सरकार ने इसको पेश किया था। किसने किया था? राजीव गांधी सरकार ने, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सरकार ने पेश किया था। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो प्रमुख बिंदु क्या थे? मैंने आपको बताया था कि असमानताओं को दूर करना और साथ ही साथ शैक्षिक अवसरों में जो है समानता। साथ ही साथ इस नीति के तहत जो है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है दोस्तों, पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कब शुरू हुआ? ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत आया। और ये लागू कब हुआ अगर पूछा जाता है, तो ये आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू हुआ आपका 1987 से। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई कब से हुई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की 1987 से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, ये जो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को जो है बेहतर बनाने के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके NCERT, NCTE, UGC या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो 13 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? तो 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों NCTE। ठीक है, तो 13 का क्या रहेगा आपका? बी राइट रहेगा। NCTE का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, और हिंदी में जिसको हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, कि NCTE के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, और इसकी स्थापना कब हुई और इससे संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे। तो याद रखेंगे सारे फैक्ट जो हैं। ठीक है, चल उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 आपका किस आयोग की सिफारिश पर भारत में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा पद्धति को अपनाया गया था, यानी कि MCQ परीक्षा पद्धति को अपनाया गया था? किस आयोग की सिफारिश पर भारत में इसको अपनाया गया था, ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, याद रखेंगे। ऑप्शन है आपका कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है, देखिए किस आयोग की सिफारिश पर भारत में MCQ प्रणाली, यानी जो MCQ परीक्षा प्रणाली है या पद्धति है, इसको अपनाया गया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 14 का मुदालियार आयोग। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 14 का। कब आया मुदालियार आयोग? 1952 को आया। ठीक है, 1952 में, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि मुदालियार आयोग ने दोस्तों भारत में MCQ परीक्षा पद्धति को अपनाया अपनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे मुदालियार आयोग की सिफारिश पर। क्लियर है? चल उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन है आपके 40, 45, 50 या 55। तो 15 का क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों? 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 45 घंटे। ठीक है, याद रखेंगे कि राइट टू एजुकेशन RTE के तहत जो है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में जो है एक टीचर जो है न्यूनतम कितने घंटे प्रति सप्ताह जो है पढ़ाएगा, निर्धारित किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 45। ठीक है, 45 घंटे। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, आरटी 2009 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए, यानी कि सही कथन चुनना है। तो क्या रहेगा राइट आंसर? देखिए, समावेशी शिक्षा पर बल, अध्यापक के कार्य कर्तव्य का वर्णन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन और या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, यानी कि आरटी 2009 में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अध्यापक के कार्य कर्तव्य का वर्णन मिलता है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर रहेगा आपका उक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट रहेगा। और दोस्तों बात करें आरटीई की, ठीक है, बात करें आरटीई 2009 की दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, संसद द्वारा कब पारित किया गया इसको? तो संसद द्वारा पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है संसद द्वारा पारित किया गया, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जो आरटीई एक्ट है इसको जो है कब लागू हुआ, आरटीई एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो लागू कब हुआ याद रखना है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों संसद द्वारा पारित 4 अगस्त 2009 को हुआ, मैंने बताया आपको। यह कानून दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया, ये क्वेश्चन पे पूछा जाता है। तो आरटीई एक्ट 2009 जो ये कानून है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी? तो दोस्तों आपको धारा बतानी है आरटीई एक्ट के बारे में, यानी कि आरटीई एक्ट की किस धारा में जो है आपको ये उल्लेख मिलता है कि प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाएगी। तो धारा 17, 21, 29 या फिर 10। तो 17 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों धारा 29। ठीक है, याद रखेंगे आरटीई एक्ट 2009 की धारा जो 29 है, इसमें उल्लेख है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा जो है किसमें दी जाएगी? मातृभाषा में दी जाएगी। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, यह कथन संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये कथन आपको बताना है। राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सॉरी कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग और ज्ञान आयोग। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? देश का भविष्य उसकी कक्षा कक्ष में निर्मित हो रहा है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। तो बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, किस आयोग ने विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सिफारिश की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस आयोग ने दोस्तों विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है आपकी मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो 19 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 19 का राइट आंसर रहेगा मुदालियर आयोग। मैंने पहले भी बताया है आपको, मुदालियर आयोग में जो है स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना जो है स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना की सिफारिश जो है किस आयोग ने की है? तो मुदालियर आयोग ने की है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मुदालियर आयोग कब आया? 1952 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में कौन मुदालियर आयोग का सदस्य नहीं था? ठीक है, आपने बताना है मुदालियर आयोग में निम्न में कौन सदस्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन है देखिए डॉक्टर श्रीमाली, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती हंसा मेहता या फिर डी डॉक्टर AM बसु। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का? तो दोस्तों इसमें मुदालियर आयोग का सदस्य कौन नहीं था? तो राइट आंसर रहेगा 20 का, आप सभी समझ गए होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है दोस्तों, ये जो दोस्तों मुदालियर आयोग के सदस्य नहीं थे। बाकी श्रीमाली, हंसा मेहता और डॉक्टर AM बसु, ये तीनों जो है
मुदालियार आयोग के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट 2 रहा। आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।